अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 29, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ठीक है, प्राइसिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ की एक वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, उसकी प्राइस होती है। प्राइस क्या होती है? इज़ द वैल्यू विच अ सेलर रिसीव्स इन एक्सचेंज ऑफ अ गुड और सर्विस। आप गुड भी दे सकते हैं, सर्विस भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, हम प्राइसिंग क्यों सेट करते हैं? ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, और गेट रिड ऑफ स्टॉक, जो भी हमारे पास स्टॉक है उससे हम छुटकारा पा सकें। ठीक है, ये हमारे मकासद होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मकासद जो हैं वो लिखने के लिए आ जाते हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आया हुआ है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है कि आप की जो भी प्रोडक्ट है, एक तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो कॉस्ट है, उसमें आप ऐड करें अपने प्रॉफिट को, तो वो आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होगी आपके पास? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को कब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसमें उसकी जो प्रोडक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रॉफिट को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो हमेशा उसकी कीमत रहनी है। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरीज कर सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस का। प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कैसे प्राइसिंग की जाती है? ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए। प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है? प्राइस स्कीमिंग ये होती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जो है प्राइस ज़्यादा सेट करते हैं उसकी जितनी वैल्यू होती है उससे। अगर कोई प्रोडक्ट रेडी हो रहा है हमारे पास 10 to 15 रुपीज़ में, तो अगर हम उसमें 10 और 15 रुपीज़ में जस्ट वो रेडी हो रहा है, तो हम उसमें बजाय ये कि हम 5 to 10 रुपीज़ अपना प्रॉफिट रखें, हम उसमें 20 या 25, यानी जितनी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है उससे भी ज़्यादा अपना प्रॉफिट रख रहे हैं, तो वो हमारे पास प्राइस स्कीमिंग है। और एडवांटेजेस क्या है कि अगर हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो हमारी गलती को सुधार सकती है। ठीक है, और समटाइम्स कस्टमर वैल्यू द क्वालिटी टू ऑफ द प्रोडक्ट विद इट्स प्राइस। और ज़्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी, हम महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करें, तो एक तो उन्हें भी ईज़ आ रही होती है ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या होती है? ये है कि मार्केट के हिसाब से हम लोअर प्राइस। अब लोग ये सोच रहे थे कि ये प्रोडक्ट आएगा तो ये होगा 200 रुपीज़ का, लेकिन नहीं, ये अगर आया है 50 का या 75 का तो ये पेनिट्रेटिंग प्राइस होगी। पेनिट्रेटिंग प्राइस का भी एडवांटेज है, और वो ये है कि अ लार्जर मार्केट शेयर कैन बी कैप्चर्ड थ्रू दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिक्स्ड प्राइस। किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो फिक्स्ड प्राइस होती है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि ये इतनी ही प्राइस में बिकेगा इतने टाइम तक, वो उसकी फिक्स्ड प्राइस है। डायनामिक, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड प्राइसिंग में क्या आ जाता है? हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे होते कि हमारे कस्टमर कौन है, हमारी कम्युनिटी कैसी है, और हमारा सेल पॉइंट की लोकेशन क्या है, लेकिन डायनामिक प्राइसिंग में हम ये तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और डायनामिक प्राइसिंग में ये वेरी कर रही होती है जो भी प्राइस हो प्रोडक्ट की। ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। कौन से फैक्टर्स होते हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अपना बेच रहे होते हैं? उसकी करेंसी, उसका एक्सचेंज रेट, टैक्सेस, टैरिफ, ठीक है, इंश्योरेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ये टॉपिक जो है, ये जो पहली 3 लाइनें, इनको ग्रीन मैंने सिर्फ इस वजह से किया है कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैंने फाइल्स देखी हैं उनमें ये एमसीक्यूज़ तो लाजमी उन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में अच्छा, गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि हम प्रोड्यूसर जो बनाने वाला है एक प्रोडक्ट का कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी हम चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जगह का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ फर्म्स यूज टू मूव गुड्स। अब एक है प्रोड्यूसर, दूसरा है कस्टमर, उसके दरमियान में जो रिटेलर्स वगैरह आ जाते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, और मार्केटिंग चैनल भी उन्हें कहा जा सकता है। और जो भी डिसीजन होते हैं कंपनीज के इस हवाले से उनको हम कहते हैं
डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। इंटरमीडियरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंटरमीडियरीज और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तकरीबन एक ही जैसी टर्म्स हैं। फॉर मोस्ट ऑफ योर परचेजेस यू रिलाई ऑन मार्केट इंटरमीडियरीज। अब ये तो नहीं है कि डेल अगर एक कंपनी है और वो अपने कंप्यूटर्स को बना रही है तो वो खुद आकर लंदन से आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या तो होलसेलर होंगे या रिटेलर होंगे। अब होलसेलर इंटरमीडियरी क्या होती है, वो होती है कि एक अगर बिज़नेस से वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो दूसरे बिज़नेस को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और उधर से फिर फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचती है, वो होती है होलसेलर इंटरमीडियरी। और रिटेलर क्या होगी, जो कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंच रही है प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो आपके पास हो जाएगी रिटेलर इंटरमीडियरी, बिल्कुल ऑनलाइन वेबसाइट से, जो उसकी अपनी कंपनी की वेबसाइट है, अगर आप उधर से ख़रीदते हैं तो वो रिटेलर इंटरमीडियरी होती है, ठीक है। A firm's choice between using an independent intermediary and employing its own distribution network and sales force depends on three factors. थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। द कंपनीज टारगेट मार्केट्स, कंपनी की टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, कंपनी अपने कौन से ऑडियंस रखना चाह रही है, द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, इसकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं और कौन सी कीमत क्या है उन प्रोडक्ट्स की, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये तकरीबन दो हिस्सों में, ठीक है। डिफरेंट चैनल्स एंड चैनल नंबर 1 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, डायरेक्ट बेच रहे हैं कंज्यूमर को, ठीक है। इसमें ये कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो डायरेक्ट बेचती हैं अपना सामान। फुलर ब्रश है, टुपरवेयर। टुपरवेयर कौन सी कंपनी है, टुपरवेयर एक अमेरिकन कंपनी है जो बर्तन वगैरह बेचती है, ठीक है। वो कहाँ से लेते हैं, वो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उधर से लेते हैं, अपने ब्रांड का नाम ऊपर टैग और उसके साथ बेच देते हैं। चैनल नंबर 2 क्या है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये नीचे 3 जो हैं वो कोई भी ब्रांड्स लिखे हुए हैं। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन आपको कंसेप्ट होना चाहिए। सेल्स एजेंट्स और ब्रोकर्स। सेल्स एजेंट्स और ब्रोकर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं और वो ही सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर रहे होते हैं। द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगा, अब आप देखें कंपनी प्राइस सेट करती है, वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। अब जो भी आगे कोई भी स्टोर है या कोई मार्केट है जहाँ पे वो मर्चेंडाइज हो रही है वो प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, वो अपना शेयर भी रखेगा, अपना मार्कअप या कमीशन रखेगा, ठीक है। तो नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे जो कस्टमर तक चीज़ पहुंचती है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाती है। चैनल नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूशन बाय एजेंट्स टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, यानी ये भी डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स कैसे होती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर बिजनेस रिटेलर्स, ठीक है। उसके साथ ही लेक्चर नंबर 30